मेरे सुनने वालों को, मेरे सब अपनों को मेरा नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत। पीछे मैं एक ऐसी शख्सियत से मिला था जिन्होंने मुझे काफ़ी मुतासिर किया, मुझ पे काफ़ी प्रभाव पड़ा उनकी बातों का, उनके हाव भाव का, उनकी चाल का, उनके बात करने के तरीके का। और सबसे बड़ी बात जो मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा वो ये था कि मनजीत सिंह प्यासा जी एक तो साइंस के विद्यार्थी होते हुए उनका रुझान जो है वो फिलॉसफी और रिलीजन की तरफ उनका रहा। वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो भी मेरे लिए एक बड़ा इंट्रीग था, मेरे लिए बड़ा एक रुचि कर ध्यान खींचने वाला विषय था। तो दूसरी बात ये थी कि जब मैंने सुना कि उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीरी पंडित हूँ, क्योंकि वहाँ पंडित मेरा नाम क्योंकि हिंदू है तो फिर ज़ाहिराना तौर पे मैं पंडित हूँ। तो जब उनसे मैंने कश्मीरी में बात की तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज़ुबान के साथ आप बड़ा आपका जुड़ाव बड़ा भावनात्मक होता है, आप बड़े इमोशनली जुड़े होते हैं, क्योंकि ज़ुबान आपको अपने माँ या बाप से मिली होती है। तो जैसे आप जुड़े होते हैं अपने माँ और बाप से, वैसे ही आप उनकी दी हुई ज़ुबान के साथ जुड़ जाते हैं और वो ताउम्र आपके साथ रहती है। खैर, मैं क्योंकि बहुत लंबी कोई बात नहीं करना चाहता इनके बारे में, बल्कि मैं इनको चाहता हूँ कि यही सारी बातें करें, बहुत सी बातें करें और हम सब, और ख़ास करके मैं इनकी बातें सुन पाऊँ। तो आपका स्वागत है प्यासा साहब। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो मेरा सबसे पहला जो मेरे मन में आता है वो ये आता है कि कश्मीर से आपका कैसे ताल्लुक़ और कहाँ से आप कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरा मैं कश्मीर के बारामूला ज़िला के रफ़ियाबाद इलाके में भटपुरा गांव से हूँ। तो मेरे मदर भी जो हैं वो कश्मीर से हैं, मेरे फादर भी कश्मीर से हैं, यानी कि पुश्तैनी कश्मीरी ही हैं हम। जी। ये नहीं पता कितनी मतलब पुश्तों से हैं, लेकिन कश्मीर में ही है जी। जी, जी। तो इसलिए कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी एजुकेशन भी कश्मीर में हुई। जी, तो कहाँ कश्मीर में आप कहाँ-कहाँ पढ़े प्यासा मैंने साहब? जो हाई स्कूल किया, मतलब जिसे उस वक़्त 10वीं बोलते थे, जी, मैट्रिकुलेशन जो मैंने किया गवर्नमेंट हाई स्कूल रहामा से, जी, वो आज हायर सेकेंडरी है, जी, तो 75 में। उसके बाद मतलब 75 हम मार्च में, मतलब नवंबर 74 आप कह सकते हैं। तो डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला में मैंने ग्रेजुएशन की 79 तक, 75 टू 79 तक। जी, तो उसके बाद 79 से लेकर मैं 82 तक यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रहा, और उसके बाद भी रहा वहाँ, क्योंकि एज ए रिसर्च असिस्टेंट भी मैंने रिसर्च स्कॉलर के तौर पे वहाँ काम किया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ स्पेशली एज ए रिसर्च असिस्टेंट भी था जी, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं लेक्चरर इन हायर एजुकेशन, सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग जी। 1983 में बहुत खूबसूरत जी। कॉलेज है जी। जी, तो बहुत बड़ा कॉलेज है, और उन दिनों एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कॉलेज ही होता था। जी, अनंतनाग पुलवामा में एक, बारामूला और कुपवाड़ा में एक, बारामूला में एक, सोपोर में, क्योंकि वो बड़ा टाउन था। जी, तो बाकी 3-4 कॉलेज जो थे वो श्रीनगर सिटी में थे। जी। तो आपने जैसे कि मुझे थोड़ा मालूम है, आपने साइंस शुरू की, साइंस पढ़ी जी। आपने, तो फिर आप कैसे आर्ट्स की तरफ आपका रुझान हुआ? असल में मुझे बचपन से पहले तो मेरा, जब मैं अभी 6वीं-7वीं पढ़ता था, तो रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्ट था। जी, तो कश्मीर में रिलीजियस होते हुए थोड़ा सा सेकुलर भी एटीट्यूड भी होता है। जी, तो एक ख्वाहिश सी थी, क्योंकि उर्दू हिंदी को जानने से ये भी था कि भाई तसव्वुफ से भी इंटरेस्ट हो गया। जी, तो आस्ता आस्ता जो, क्योंकि जब हम गुरबानी को पढ़ते हैं
तो उसमें हमें जितना भी हिंदू मतलब जो मतलब हम वेदांतिक माइथोलॉजी है, खट दर्शन है, इन चीज़ों से भी वास्ता पड़ता है, तो इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। तो जी इसकी वजह से मैं फ़िलासफ़ी में इंटरेस्टेड रहा, और एज़ ए शायर जी मैं अब शायरी पंजाबी में कर लेता था, उर्दू में भी कर लेता था, जी तो हिंदी भी मुझे लिखनी पढ़नी आती थी। जी। तो मैंने डिसाइड किया कि एमए इन पंजाबी किया जाए। ओ माय गॉड, तो बड़े अच्छे से। मैंने फिर जम्मू यूनिवर्सिटी से जी। पंजाबी कर ली। हाँ जी, मेरे मुंह से ओ माय जी गॉड इसलिए जी स्पॉन्टेनिटी में निकला, जी स्वाभाविक रूप से निकला, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े करियर ओरिएंटेड होते हैं कि मैंने बड़ा बनना है, फिर ये करना है, फिर पैसे कमाने हैं, और एकदम से साहित्य का रुझान, साहित्य में तो कभी कोई पैसे वैसे होते नहीं हैं, तो सो इसलिए मेरे मुंह से बड़ा स्वाभाविक रूप से नहीं, निकला। वो जी स्वाभाविक ही है, क्योंकि हम कॉलेज में भी इतने अच्छे रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहे थे जी कि जिस तरह हम कहें कि भी हर एक क्लास अटेंड करनी है या इस तरह करना है। जस्ट लाइक टिपिकल साइंस स्टूडेंट की तरह जी। हम उसी तरह कॉलेज में भी रहे जिस तरह आर्ट्स के स्टूडेंट कॉलेज लेकिन एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते रहे, डिबेट्स में भी हिस्सा लेते रहे। लेकिन प्यासा साहब, आर्ट्स में आपने सारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, वो थोड़ा बताइए। हाँ, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो था, मैंने जब मतलब मैंने एमए की, जी तो आई वाज टॉपर इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। जी। 1982 का जो बैच था। तो आप कश्मीरी में भी कुछ लिखा जी आपने? कश्मीरी में मैं गा लेता था उस वक्त कॉलेज टाइम पे, लेकिन लिखा नहीं। तो एक आध सत्र गाएंगे हमारे मतलब लिए? वो इसकी महजूर की गज़ल होती थी, वो हाँ जी, हाँ आमतौर जी, पे कॉलेज बिल्कुल। में हम जाते थे, हाँ रोज़ जी। रोज़ वुज़ू में हूँ यार मदनो, जी जी, ब्यूटीफुल। जी वो उसको ज़्यादा हम मतलब गा लेते थे। जी जी। तो अभी भी आप अपने दोस्तों के साथ कश्मीरी में बात करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, क्योंकि बात ये थी ना कि कॉलेज टाइम पे जिस तरह आपने बोला, मैं जो एक्टिविटीज़ जो होती थी, जिस तरह मैं एनएसए का एक मतलब नेशनल, जिस तरह होता है ना जिस तरह हम मिलिट्री लाइन में उनको बोलते थे एनसीसी, जी। इस तरह एनएसए हाँ जी, तब शुरू हुआ था। वो होता था, सोशल हाँ वर्क जी, के सोशल वर्क के कैंप्स होते लिए। थे। जी जी जी। तो हम उनमें मतलब इंटरेस्ट होते थे, और जो हमारे छुट्टियां होती थी कॉलेज टाइम पे, उसमें हम कहीं ना कहीं जाके सोशल वर्क करते थे। और उसमें उस वक्त हमारे कॉलेज के जो साइकोलॉजी के एक हमारे टीचर होते थे, प्रोफेसर मुंशी, जी एम एस मुंशी, जी मेरे ख्याल में मक्खन लाल, एम एल मुंशी, मक्खन लाल मुंशी इस जी तरह उनका कुछ नाम था। जी तो उनकी भी मतलब ये थी कि जिसके साथ भी जाते थे हमारा याराना वो ही जाता था। जी तो उस तरह, तो बाद में जिस तरह मैंने कहा मैं लेक्चरर आया, तो लेक्चरर में भी मेरे साथ वो उनमें से बहुत से टीचर थे, जैसे रतन लाल, डॉक्टर रतन लाल शांत जो जी जी हिंदी जी। के वहाँ हिंदी, प्रोफेसर थे, हाँ जी, कभी भी वो थे। मेरे जी कुलीग थे बिमना कॉलेज में। जी सो इस तरह मतलब बाद में उन लोगों से वो जुड़े रहे। तो एक दूसरे के जब आप एक दूसरे से बातें करते हैं, सीखते हैं, तो ये एक टू वे लर्निंग प्रोसेस होती है, इंट्रा मतलब जी आदान प्रदान। जी जी जी। जी जी। अच्छा, मुझे ये थोड़ा बताइए कि कश्मीर में सिखिज़्म कैसे, उसका उद्गम कैसे हुआ, उसका आगाज़ कैसे हुआ? देखो, सिखिज्म का कश्मीर से सीधा ही वास्ता गुरु नानक साहब के आमद से है। जब वो अपनी नॉर्थ, जिस तरह हम बोलते हैं, जैसे उदासियां भी बोलते हैं, नॉर्थ ट्रैवल जो था उनका, जब वो चाइना भी गए, लद्दाख भी गए, जी क्योंकि लद्दाख में भी उनका एक गुरुद्वारा है जिसे हम पत्थर साहब बोलते हैं, और लद्दाख सिटी में भी उनका एक गुरुद्वारा है जिसे दातन साहब बोलते हैं। इस तरह उस रूट से जब वो वापस आए, तो वो बाद में मट्टन भी जाके पंडित ब्रह्मदत्त से उनका जो अ, उनका डायलॉग हुआ, ये शास्त्रार्थ या हाँ, बड़ा लोग, हाँ जी। शास्त्रार्थ जिसे हम कह सकते हैं। जी तो उसमें यानी कि ये 1512 की ईस्वी की मतलब घटना है। तो वहाँ जाके जो पंडित ब्रह्मदत्त थे, तो उनसे यानी कि उनका जो मतलब वहाँ डायलॉग हुआ उनसे, वो और वो उन्होंने उनकी जो, क्योंकि उन दिनों ये तो नहीं होता था कि भाई किसी को रिलीजियस प्रैक्टिस में लिया जाता था। सिखिज्म एक यही था कि जो उन असूलों का धारणी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, जी तो वो उनका फॉलोअर बन जाता था, उसे सिख ही कहते थे, वेदर दे वेर मुस्लिम्स और वेदर दे वेर हिंदूज, क्योंकि जी दो ही मतलब कौमें थी। जी तो जो भी मतलब गुरु नानक साहब या उनके जो मतलब जो प्रेडेसेस गुरुज थे,
जो भी उनकी विचारधारा से उनकी एकता हो जाती थी उसे सिख ही कहा जाता था। तो इसलिए पंडित ब्रह्मदत्त जो था वो उन्होंने गुरु नानक साहब की सिक्खी धारण कर ली थी, और बाद में उनकी संतान जो थी वो बाकी गुरुओं के साथ उनकी इंटरेक्शन रहती थी। बल्कि जिस तरह पंडित अड़ूराम जो उनके पोते थे, वो गुरु हरगोबिंद साहब के कोर्ट में जो था उस उनके उसमें देख रेख में जो गुरु संस्कृत के सिख होते थे उनको संस्कृत की एजुकेशन देते थे। जी जी तो बाद में ये काम जो है पंडित कृपाराम ने किया। वही पंडित कृपाराम जो कश्मीरी पंडितों का वो डेपुटेशन लेके गुरु तेग बहादुर साहब के पास गए थे। जी 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 जी। अच्छा, तो जब जब बाद वो में उन्होंने सिखिज्म अमृत छक के वो एज ए कृपाराम और उनके भाई, दोनों भाइयों ने अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह जी के फौज में भी वो और एक स्कॉलर के तौर पर भी। और जो हम सब से कहते हैं कि भाई असामी जंग जो अनबैलेंस्ड वार थी चमकौर की गढ़ी की, जी जी जिसमें गुरु साहब के साहिबजादे शहीद हुए, ये दोनों भाई पंडित कृपाराम और मेरे ख्याल में दूसरे उनका नाम था भाई वो उस वक्त पंडित कृपा सिंह थे, और उनके भाई जो थे वो मदन सिंह थे। जी। ये दोनों वहाँ शहीद हुए हैं। तो प्यासा साहब ये बताइए कि क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहब का आपने काफ़ी मैं कहूँगा कि एक वैज्ञानिक तौर पे उसका अध्ययन किया है या उसको महसूस किया है आपने। सिर्फ वो श्रद्धा तो चलो होगी ही और है भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा कुल रहना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि आपने बड़ा उसको लॉजिकली या मैं साइंटिफिकली कहूँगा आपने सब देखा है, क्योंकि तो जैसा आपका जी बेंट ऑफ माइंड होगा वैसे ही आप अंडरस्टैंड करेंगे। जी जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें इन ब्रीफ थोड़ा सा बताइए। किसकी मतलब मतलब जो आपका जो पर्सपेक्टिव रहा है गुरु ग्रंथ साहब को अध्ययन करने का, उसके बारे में। देखो, गुरु ग्रंथ साहब का जो है ना, बेसिकली हम उसको कोई किसी और तरह भी जो है डिफाइन करें, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जो है वो बेसिकली इंसान का को एक, यानी कि उसमें पहला ही जो बाणी है जी जपजी साहब, उसमें सबसे पहले जो है वो उस अकाल पुरख की जो है पहले डेफिनेशन है, छोट 8-10 शब्दों में उसके गुण, एक ओंकार से शुरू होता है गुर प्रसाद तक, ये उसकी पर्सनैलिटी है। उसके बाद जिक्र आता है कि वो आद सच है, जुगाद सच है, हैप्पी सच है, नानक होसी पी सच, यानी कि टाइम जो है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। वो समय भी जब टाइम शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले को उन्होंने आद कहा जी। तो फिर जुगाद कहा पास्ट को, जब हिस्ट्री शुरू हो गई, प्रेजेंट एंड। तो उसके बाद उसको समझने का या इंसान को सच्चा, क्योंकि उसको सच कहा उन्होंने, कोई और नाम नहीं दिया जी सत्य नाम। उसको इंसान का जो मतलब जो गोल है उसमें वो सचियारा बनना है। तो उन्होंने क्वेश्चन ही पहली पौड़ी में, उस जो मॉर्निंग प्रेयर है उसमें, या गुरु ग्रंथ साहब की जो पहली वाणी है उसमें ही क्वेश्चन खड़ा किया, क्यों सचियारा हो, या क्यों कूड़े टूटे पाल, कि इंसान सचियारा कैसे हो सकता है, उसको कूड़ की दीवार कैसे टूटेगी। तो खुद ही उन्होंने जवाब दिया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा गाल, यानी कि अगर वो लॉज ऑफ कॉस्मॉस के मुताबिक ब्यूटीफुल। जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं या जो जिनको अवॉइड नहीं आप कर सकते, उनके मुताबिक अगर वो जीवन गुजारता है तो वो सचियारा है। और फिर पूरे गुरु ग्रंथ साहब में सचियारा बनने की जो विधियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो बताई है। तो शुरू से पहले वो ये कहते हैं, उस इस पंक्ति से पहले वो मतलब उन्होंने यही कहा कि सोचा सोच ना हो वही जे सोची लाख बार। अगर हजारों बार, लाखों बार अपने आप शरीर को पवित्र करोगे, कहाँ पे, तीर्थों पे, तो ये पवित्र नहीं होगा जब तक मन पवित्र नहीं होता। जी चुप्पा चुप ना हो। अगर आप समाधि लगा के बैठ जाओगे, आपका मन शांत ही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो जारी है। भूखियां पोखना उतरी जब बनना पुरियां पर। वो लोग जो ये कहते हैं कि सब कुछ एंजॉय कर दो, तृष्णा खत्म हो जाएगी, भाई जिसकी बिरती ही भूखी है, चाहे नगरों के सारा ही राशन, सारी दौलत उनको दे दो, वो नहीं होता है। फिर है उसी में वो कहते हैं, सह सियाणपा लाखों एक ना चले ना। बंदा अपने आप को कितना कहे वो वाइज है, उसकी टेक्निक्स है, उसके पास जो है, वक्त आने पे कोई भी साथ नहीं चलती। तो यहाँ पे ही उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों सचियारा हुई है।
फिर अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर सचारा कैसे बनेगा? तो जवाब यही था कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंसान को, इन छोटी सी बात है कि इंसान को इंसान बनना ही चाहिए, और वो इंसान बनने के लिए उसको मेहनत लगती है। तो किस तरह की मेहनत, थोड़ा सा? मतलब वो यही है ना कि जिस तरह आप कहेंगे फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। जी जी। तो यानी थोड़ा सा मेहनत के बारे में बताइए। मतलब मेहनत यही है ना कि भाई उसमें अगर आप ये कहते हैं कि कहीं आप बैठ जाते हैं, जी आप समाधि लगा के बैठ जाते हैं और आप ये कहते हैं मैं तप कर रहा हूँ, तो गुरमत जो है, गुरु नानक का जो सिद्धांत है, वो असल तप है जिंदगी का संघर्ष। जी अपने फर्ज पूरे कर लो जी और ईमानदारी से कर लो, जी जिसमें वो कहते हैं भाई ये नहीं कि आपने जिंदगी को छोड़ के जाना है। जी गुरु ग्रंथ साहब में ये बात आती है, त्यागना, जी त्यागन निका, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। जिंदगी को, घर बार को नहीं त्यागना है, विकारों को त्याग दो, यही अच्छी बात है। यानी त्यागना सबसे अच्छी चीज है, जिसको त्यागना है आपने, वो विकारों को त्यागना है। तो उसमें यही बात है कि भाई गुण अपनाओ, और गुण जो है, विकार जो है, इनको त्याग दो तो अच्छे इंसान बन जाओगे। तो प्यासा साहब, आपने एक बार बातचीत में, क्योंकि मालूम पड़ा था कि आपने एक बार जो उस ज़माने के यानी 90 से पहले के ज़माने के जी जो मिलिटेंट थे, या 90 के आसपास के मिलिटेंट थे, उनको एक तरीके से उनके मंच पे जाके आपने थोड़ी सी डांट डपट की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो ठीक है, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर में सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, बाद में कुछ देर पर मैंने प्रेसिडेंट भी रहा, जी मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा। जी तो ये बात उन दिनों की है जिस वक्त मेरे ख्याल में ये 93 या 4 में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, या उसके जी बाद की बात है, जी मेरे ख्याल 97 की बात है। जी तो एक बार इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे ये याद नहीं है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो दूसरे इसमें से जमात इस्लामी ने जो दूसरा ग्रुप था, जी जिसमें JKLF वगैरह लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की वहाँ श्रीनगर के एक अच्छे होटल में, मेरे ख्याल आदूस होटल में था। जी तो उस कॉन्फ्रेंस में जब मुझे भी बोलने के लिए कहा, तो मैंने सीधा ही कहा कि भाई हमें इसमें ये नहीं कहते कि गलतियां नहीं होती, गलतियां तो सबसे होती है, और ठीक है आपका मूवमेंट, अगर इफ़ यू वांट टू गो, आप ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वाई शुड वी सपोर्ट यू। हाँ, आप इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, खुद मुख्तियारी की बात करते हैं, तो एवरी सेक्शन, चाहे वो कश्मीरी हिंदू है, चाहे कश्मीरी सिख है, चाहे कश्मीरी बुद्धिस्ट है, वो आपके साथ है। लेकिन उसमें जो आपने कई गलतियां की हैं मूवमेंट के दौरान में, या आपको नॉलेज में है, आपकी नॉलेज में नहीं है, आपसे डेलिबरेटली हुई या नहीं हुई है, उनको जब आप उनकी रिट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, उन पे अपना मतलब पश्चाताप नहीं करोगे, तो आगे कामन जो है वो हो नहीं सकता। तो इस बात को, मेरी को मतलब किसी, हो सकता है कुछ कट्टर लोगों ने कहा भी हो कुछ अपनी जगह पे, लेकिन जो स्टेज सेक्रेटरी था उसने यही कहा था कि जिनके कांधे पे सर होता है वो इस तरह ही दलेराना बात करते हैं, जी और वो रेशनल होती है, अच्छी होती है, तो हमें इस पर सोचना चाहिए। जी। तो ये, इसके बाद मैं थोड़ा सा चाहूँगा जी कि आपने अभी तक जितनी भी ज़िंदगी बिताई, तो एक क्योंकि अब आप सीनियर उसमें आ गए हैं, और आपने बहुत सा सीनियर सिटीजन। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बहुत से मौसम, बहुत सी गर्मी और बहुत सी बरसात देखी होगी। तो मुझे, आप क्या समझते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को, या चलिए कुछ हद तक मुझे भी, या देखिए, सुनने वालों को, कि जीवन का सार क्या है, या ये सब क्या है, ये सारा गोरख धंधा क्या है? देखिए एक बात यह है ना कि जो जीवन है वो संघर्ष का ही नाम है। अब ये आप ये कहें कि सारा जो जो मैं तो यही कहता हूँ कि हमसे पहले भी दुनिया चलती थी, हमारे बाद भी दुनिया चलेगी। जी यानी कि, और हम ये ना सोचें कि भाई हमारे से ही दुनिया कायम है। तो इसी वजह से हम इस रंगमंच पे, इस ग्लोब के इस मंच पे आए अपना किरदार निभाने के लिए, वो हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। ये ठीक है कि हमारे ख्यालात जो होते हैं वो आस्ता आस्ता डेवलप होते हैं। 10 साल पहले जो हम सोच रहे थे,
आज हो सकता है हम अपनी कई बातों को इस वक्त लॉजिकली काट दें, नहीं ये गलत है, या उस वक्त कई बार सोचा, या जज्बात थे, जज्बात भी जो हैं वो साथ हैं, लेकिन जज्बात के साथ साथ आप इंसान अपने इंटेलेक्ट को ना छोड़े। जो हर काम करना है वो दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना है, मैंने कहीं सुना था और कहीं थोड़ा सा पढ़ा भी था कि मकसद जो है वो ये है कि आपने जन्म लिया और उसके बाद आपने मरना है, जी तो यही है सारा कुल जमा खर्च। बिल्कुल। तो इसके बीच का जो है वो एक यात्रा है जो आपको हर एक को पूरी करनी है। तो इसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए, आई कज़ा लाई बहा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। जी कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता और कोई भी यहाँ से अपनी मर्जी में से नहीं जाता। जी अब इसके पीछे क्या है वो कोई नहीं जानता। जो चला गया वो लौट के नहीं आया। हम उसको बांट के ये देखें, नहीं जी एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, उसमें वो होता है, उसमें वो होता है, पुनर्जन्म होता है। नो, इस चीज का कोई हमारे पास ना सबूत है ना पता है। जी मैं गुरबानी की एक, गुरु नानक साहब की एक कोटेशन को ये कहूँगा, एक दब्बे एक दजिए, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी विच उसलटिए, एक भी हसण पाए, नानक ए ना जापे किथे जाए समाए। नानक जी कहते हैं कि ये किसी को नहीं पता कौन कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ पर ही आधे लोगों ने शरीर को जला दिया, आधे लोगों ने शरीर को दफना दिया, आधे लोगों ने पानी में डाल दिया कि भाई जानवर खा जाए। तो पारसी लोग जो होते हैं वो उसको हवा में टांग देते हैं ताकि उनको गिद्दें वगैरह खा जाए। जी तो ये यहीं खत्म हो गया। नोबडी नोज कि ये जो शरीर है आगे इसका क्या होता है। अगर कोई बोलता है तो वो गप्पे मारता है। तो इस वक्त जो ये पीरियड है, जिस तरह हम बोलते हैं ना, गुरबानी भी कहती है और हर रिलीजियस ग्रंथ जो जिस तरह हम ये कहेंगे कि खट दर्शन जो है, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हिंदू मैथोलॉजी में है, जी उन सब का जो यही है कि भाई आपने जो ये जीवन है ये अच्छी तरह से सफल गुजार दो। मरने के बाद क्या होता है उसको कौन देखेगा। पर इसको अगर आप अच्छे किरदार में अच्छे गुणों से मतलब गुजारेंगे तो इसी को बोलते हैं पाव सागर से पार जाना। नोबडी नोज व्हाट इज आफ्टर डेथ। जी जी बट क्योंकि अगर आप ढंग से जीना ही नहीं है तो सिर्फ जीना मरने के लिए ही है, तो वो बात नहीं है। ढंग से जी लो पहले। और अगर ये जीना ही जो है दूसरों के लिए रोल मॉडल हो गया, यानी कि इस रंगमंच पे आके अपना रोल जो है वो निभा दिया अच्छी तरह से, मेरे ख्याल इसी को सक्सेसफुल लाइफ बोलते हैं। वो जो बार बार हम ढंग से और अच्छी तरह से बिताने की बात करते हैं, वो क्या है, वो ढंग क्या है, वो अच्छी तरह बिताना क्या है? शर्त आज़ादी है, आज़ादी की चंद पाबंदियां। हम ये भी नहीं उसमें ये कहें कि नहीं जी हम अयाशी करें तो ये ढंग से है, नहीं। हमारी प्रिंसिपल लाइफ है जिसमें हम दूसरों के काम आ सकें। कबीर साहब कहते हैं, नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 का ईश्वर है। उनका मतलब है कि अगर इंसान के अंदर से इंसानियत मर गई तो वो धरती पे भार है। अगर उसके अंदर से हैवानियत मर गई तो वो सबके काम आ सकता है। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यासा साहब, इस थोड़े से समय में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बताने का। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें जो हमारे सुनने वाले। वो ठीक है कि अब जो एजेंसीज हैं, जो भारत की एजेंसीज हैं, दूसरी हैं, हमें वो दूसरे एंगल से पोर्ट्रेट करते होंगे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम एक इंसान है और मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान, किसी में इंसानियत नहीं है, ना वो अच्छा मुस्लिम है, ना वो अच्छा हिंदू है, ना वो अच्छा सिख है, और ना ही वो अच्छा क्रिश्चियन है या किसी और रिलीजन से है। अच्छा वही है जो सबसे पहले इंसान है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।